महाराष्ट्र में इन दिनों राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज्य सरकार आमने सामने है। हनुमान जयंती पर मनसे प्रमुख पुणे के खालकर चौक मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता भी हनुमान जी का प्रसाद खाकर अपना रोजा पूरा करेंगे। राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक मारुति में महाआरती करेंगे। मनसे के नेता अजय शिंदे ने दावा किया है कि ठाकरे ने इन मंदिर को दोबारा तैयार कराने में मदद की है, जबकि एनसीपी का सर्वधर्म कार्यक्रम पुणे के कारवे नगर स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित होगा। पुणे के साखली पीर तामिल के पास बने हनुमान मंदिर में शाम 6:30 बजे इफ्तार कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। एनसीपी के सचिव रविंद्र मालवदकर ने इस इफ्तार का आयोजन किया है। पिछले 34 साल से हनुमान जयंती के मौके पर हर साल हिंदू मुस्लिम साथ आते हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में किसी को भी माहौल खराब करने नहीं देंगे। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राजौरी जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आईईडी का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया है। ये आईईडी सेना के शिविर के पास आतंकियों ने लगाया था, जिसका वजन लगभग 5 किलो था। पुलिस ने कहा कि आईईडी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस को एक आतंकी गतिविधि के संबंध में खुफिया सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर गुरदान चावा गांव के कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। इसके बाद सेना और पुलिस की टीमों ने तड़के इलाके में तलाशी अभियान शुरू की। पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान सड़क किनारे आईईडी मिला, जिसके बाद बम निष्क्रिय दस्ते के से एसओपी के अनुसार को इसे नष्ट करने के लिए अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने कहा कि एक नियंत्रित विस्फोट से आईईडी को नष्ट कर दिया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज में एक ही परिवार के 5 लोग मृत मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सनसनीखेज वारदात खागलपुर गांव की है। एक साथ पूरे परिवार की हत्या से इस इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। मृतकों में माता पिता समेत 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय मृतक राहुल तिवारी अपनी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों माही, पीहू और पोहू के साथ खागलपुर के किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से वह परिवार कौसंबी का रहने वाला था। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी और तीनों बच्चों के शव बेड पर मिले हैं। उनकी गला काटकर हत्या की गई, तो वहीं पति का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में कोरोना महामारी एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार इस महामारी का असर बच्चों में देखने को मिल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 14 कोरोना पॉजिटिव बच्चे दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से ज्यादातर कोमोर्बिडिटी हैं। इस बार बच्चों से अधिक संक्रमित होने के चलते माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड के कुल 685 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 9,735 बेड्स हैं और उनमें से 51% अभी भरे हुए हैं। अगली खबर, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की वजह का खुलासा किया है। औरैया में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुई अपर्णा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। औरैया ने बिदुना में अपर्णा यादव से कहा कि बार बार लोग पूछ रहे थे कि बहू अपना परिवार क्यों छोड़ा, तो मैं बता दूं कि मैं बिदुना की बहू हूँ। बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा है। हाँ, राष्ट्रवाद के लिए पार्टी जरूर छोड़ दी है। हमारे साथ उन सभी लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। बीजेपी नेता ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतार बह रही है। ये अपर्णा यादव का प्रण है, संकल्प है और यह मैं आपके लिए आह्वान करती हूँ। विदुरा क्षेत्र के लोग बीजेपी इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि यह राष्ट्रवादी पार्टी है। अगली खबर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 17 और 19 अप्रैल के दौरान राजस्थान और 17 और 18 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति होने की संभावना है। 19 अप्रैल तक उन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों की हीट वेव की स्थिति की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 18 अप्रैल तक और 16 और 18 अप्रैल के दौरान जम्मू संभाग में, 17 और 19 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और शनिवार को बिहार और गुजरात के सौराष्ट्र कक्ष में गर्म हवा चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले सप्ताह तक भीषण गर्मी की लहर से राहत पाने वाले उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र को इसी तरह की राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान में 42 से 43 की तुलना 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। 19 अप्रैल के बाद जैसे ही आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी, उस दिन एक नया WDW इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी
मोदी ने आगे कहा कि देश के विकास में असंगठित मजदूरों की भागीदारी बेहद अहम है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ऐसे करोड़ों श्रमिकों के एक जीवन को आसान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। जिन योजनाओं के उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वही महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी कल्याण योजनाओं को भी साझा किया है। अगली खबर, कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, जिनका नाम ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में सामने आया है, उन्होंने शुक्रवार देर रात भारी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोबोई को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि इन सैकड़ों समर्थक सीएम की आवाज सामने जमा हो गए और उन्हें इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा था। ईश्वरप्पा के समर्थक ने भी उनके पक्ष में नारेबाजी की और उनके न्याय की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। ईश्वरप्पा ने ठेकेदार और भाजपा नेता संतोष के पाटिल की आत्महत्या के मामले में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के सिलसिले में गुरुवार के शाम को इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, मैंने सीएम बोबोई के नेतृत्व में अब तक आरडीपीआर मंत्री के रूप में काम किया है। मैं शुक्रवार शाम को इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं अपनी पार्टी और पार्टी नेतृत्व को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। अगली खबर, कश्मीरी पंडित संगठनों का कहना है कि घाटी में 1990 के दशक जैसी स्थिति वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहने वाली धमकी भरे पत्रों पर चिंता भी जताई है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने अध्यक्ष सतीश महलदार ने कहा, पिछले 2 दिनों से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को विशेष रूप से लश्कर-ए इस्लाम द्वारा धमकी भरे पत्र जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। हम अपने घरों में भयभीत हैं और डर के माहौल में सांस ले रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली में सभी अधिकारियों और रिश्तेदारों में हम खुद को बचाने की गुहार लगाते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सभी का जीवन हमेशा शक्ति, बुद्धि और ज्ञान से भरा रहे। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती के विशेष अवसर पर को मना रहे हैं। मोरबी में सुबह 11 बजे हनुमान जी की 101 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं की स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इसे पश्चिम के मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया जा रहा है। अगली खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों को राहत दी है। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में छूट देने की घोषणा की है, यानी पेंशन भोगी साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने डेडलाइन की शर्त हटा दी है। दरअसल पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर के महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन से रुक जाने का खतरा रहता है। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। अपडेट के अनुसार ईपीएस 95 के पेंशन भोगी बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनधारी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इसे जमा कराया जा सकता है।